Hello everyone, myself Swati Gaur. This is the part 3rd video of class 8 chapter 1st, that is crop production and management. पार्ट सेकेंड में हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, सोइंग की और मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे इरिगेशन की, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड द लास्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इरिगेशन की कि इरिगेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ में कितना एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो जैसे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो अब ये वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब कहाँ से करता है? सॉइल से, रूट्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए रूट हेयर्स के थ्रू कैसे वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसा कि सीड जर्मिनेशन के लिए आप सभी जानते होंगे कि हमारी सॉइल को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी सॉइल ड्राई होगी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। तो वाटर जो है प्लांट्स की लाइफ में क्या एसेंशियल रोल प्ले करता है? एक तो उसे वो ठंड से बचाता है, दूसरा उसे वो समर में जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे डैमेज होने से बचाता है। तो सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? सॉइल में अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? डेली वाटर देना होगा उसे। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्रॉप्स में वाटर की सप्लाई की जा रही है। तो बेसिकली इरिगेशन है क्या? जो क्रॉप्स को जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको डिफरेंट इंटरवल्स पे दिया जाए, इसी सप्लाई को इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन भी वैरी करता है टाइम और फ्रीक्वेंसी पे, कि टाइम मतलब कितने ड्यूरेशन पे चाहिए और फ्रीक्वेंसी कितना अमाउंट चाहिए। किस पे वैरी करता है? फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न, ये वैरी करता है। अब अगर हम समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर भी हाई होता है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए प्लांट्स को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेल्स, द सेकेंड वन इज़ ट्यूब वेल्स, द थर्ड वन इज़ पॉन्ड्स, द फोर्थ वन इज़ रिवर्स, द फिफ्थ वन इज़ डैम्स एंड द सिक्स्थ वन इज़ कैनाल्स। तो ये डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टाइम पे इरिगेशन कैसे होता था, ट्रेडिशनल मेथड्स की। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वाटर को लिफ्ट करके फील्ड्स तक पहुंचाया जाता था। इस मेथड में कैटल्स और ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। ये मेथड्स चीप तो बहुत थे लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, ये लेस एफिशिएंट थे। अब ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं मोड सिस्टम की, जिसे हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में क्या किया जाता था? पुली सिस्टम होता था जिससे सिंपली वेल से वाटर लिफ्ट कर लिया जाता था और क्रॉप फील्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टाइम पे जो चेन पंप मेथड यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए। इस मेथड में क्या होता है? दो व्हील्स होती हैं जो एक एंडलेस चेन से बंधी होती हैं आपस में। इनमें बकेट्स लगी होती है। जब ये व्हील रोटेट करती हैं तो जो एक व्हील वाटर बॉडी के पास होती है वहाँ से बकेट्स फिल होती हैं और ऊपर देखिए ये यहाँ पे आके ये वाटर को ड्रॉप कर देती है और यहाँ से ये फिर क्रॉप फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये मेथड ज़्यादातर यूरोप और चाइना में प्रैक्टिस किया जाता था। अब हम बात करते हैं ढेकली की। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। इस सिस्टम में क्या होता है? एक वुड की लॉग होती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एंड से इसमें बकेट कनेक्ट होती है रोप से और एक एंड से वेट कनेक्टेड होता है। इस वेट की वजह से हम ईज़िली वाटर को लिफ्ट कर लेते हैं वेल से और फिर इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्रॉप फील्ड्स में। इस मेथड में ह्यूमन लेबर लगता है और ये मेथड बहुत ही चीप होता है, लेकिन इसमें वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। ये मेथड्स हमारा रूरल एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसको लीवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।
इस सिस्टम में बहुत बड़ी व्हील होती है जिससे बहुत सारी बकेट्स अटैच्ड होती हैं। इसको रोटेट करने के लिए ऑक्सन, काउस और बफेलोज़ यूज़ किए जाते हैं। इस सिस्टम में लार्ज वेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये बकेट्स वाटर को लिफ्ट करती हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन वाटर को किसमें, क्रॉप फील्ड्स में, ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक चीपर मेथड होता है लेकिन लेस एफिशिएंट होता है। हे गाइस, लखीमपुर के लोगों के लिए आ गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज़ टच एंड गेट ऐप। आप इस ऐप से घर बैठे बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं जैसे फल, सब्ज़ी, राशन और भी बहुत कुछ। तो इस लॉकडाउन के टाइम आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इस ऐप को आप अभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से भी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप हमारे चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अब हम बात करते हैं अपने मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। अभी हमने ट्रेडिशनल मेथड की बात की थी, अब हम मॉडर्न मेथड्स देखते हैं। इस मेथड में मैनुअल लेबर कम लगता है, इसलिए लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है और इसके थ्रू हम वाटर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी क्रॉप फील्ड्स में। इस मेथड में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल पंप्स यूज़ किए जाते हैं वाटर को लिफ्ट करने में। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम की। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वाटर बिल्कुल वैसे ही सप्लाई किया जाता है जैसे कि एक नेचुरल रेनफॉल होती है, जैसे बारिश होती है उसमें वाटर गिरता है, वैसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर अप्लाई किया जाता है। इस सिस्टम में बहुत सारी पाइप्स को कनेक्ट करके एक सिस्टम बनाया जाता है जिससे वाटर हर पाइप तक पहुंचाया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिकल पंप्स। अब इन सब पाइप्स में टॉप पे नोजल्स लगे होते हैं। अब वहाँ पे वाटर पहुँचने के बाद एयर में स्प्रे हो जाता है और ये स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में ग्राउंड तक पहुँच जाता है, मतलब क्रॉप्स तक सॉइल में पहुँच जाता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जिससे ये नोजल्स के थ्रू ये स्प्रे हो रहा है पूरा वाटर। यहाँ पे देखिए ये क्रॉप्स के बीच बीच में कैसे देखिए पूरा ये स्प्रिंकलर सिस्टम सेट किए जाते हैं ताकि इवनली पूरी क्रॉप फील्ड्स में पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, पानी की सप्लाई हम इवनली दे सके अपनी क्रॉप फील्ड में। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये जहाँ पे अनइवन लैंड होती है वहाँ पे ये सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ये मेथड सैंडी सॉइल्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की जो कि ड्रिप सिस्टम है। इस सिस्टम में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम रूट्स की पोजीशन पे ही वाटर गिरता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट्स के पास ये गिर रहा है। ये बेस्ट टेक्निक होती है फॉर वाटरिंग, किसके लिए, फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज़ के लिए। तो अगर अब हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल मेथड से इसको, तो ये वाटर की वेस्टेज नहीं होने देता, ये वाटर को सेव करता है अप टू 40%। और ये क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स भी इसमें टारगेटेड वे में अप्लाई किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। यहाँ पे वाटर डायरेक्टली प्लांट रूट्स तक पहुँचता है जिससे ओवर इरिगेशन होने के चांसेस कम होते हैं। इस इरिगेशन मेथड से वाटर भी वेस्ट नहीं होता है। इस मेथड से हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती है वो बहुत हाई होती है। अब हम बात करते हैं कि जो वीड्स होते हैं उससे हम अपनी क्रॉप्स को कैसे बचाते हैं। आइए जानते हैं वीड्स होते क्या हैं। तो जो क्रॉप्स के बीच में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। ये पॉइजनस हो सकते हैं फॉर द लिविंग बीइंग्स। तो इसको हम क्रॉप्स के बीच में से रिमूव कर देते हैं, तो इसी रिमूवल को हम वीडिंग कहते हैं। अब ये वीडिंग क्यों ज़रूरी होती है, वाई वीडिंग इज़ नेसेसरी, चलिए जानते हैं। ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स के बीच में, ये अपनी क्रॉप्स से compete करते हैं इनके वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप की ग्रोथ सही से नहीं होती।
तो इन अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए हम टिलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। टिलिंग क्या होता है? बेसिकली लूजनिंग ऑफ सॉइल, इसे प्लोइंग भी कहते हैं। इसको मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट। इन अनवांटेड प्लांट्स को हम सिंपली भी रिमूव कर सकते हैं, या तो इसे सीधे उखाड़ दिया जाता है या फिर इसको कट कर दिया जाता है एकदम नीचे से। किसकी हेल्प से? खुरपी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हो की मदद से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। इन वीड्स को हम सीड ड्रिल्स की हेल्प से भी किल कर सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं, मतलब उखाड़ सकते हैं। सीड ड्रिल्स की भी बात मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। इन वीड्स को हम केमिकल्स के थ्रू भी हटा सकते हैं, जैसे कि 2,4-D, जिसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक वीडीसाइड है। वीडीसाइड्स को जनरली हम वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे स्प्रे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है? जब प्लांट्स फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता, केवल जर्मिनेट कर जाता है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का। वीडीसाइड्स ह्यूमंस के हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इसको स्प्रे करते टाइम फार्मर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने नोज़ और माउथ को एक कपड़े या मास्क से कवर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है हार्वेस्टिंग की। तो आइए देखते हैं अब ये हार्वेस्टिंग क्या है। तो क्रॉप के मैच्योर हो जाने के बाद जो उसकी कटिंग कर ली जाती है, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में भी क्रॉप्स को या तो जनरली पूरा उखाड़ लिया जाता है या फिर उसको ग्राउंड के पास से कट कर लिया जाता है। अपनी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग होती है वो या तो कुछ इक्विपमेंट से की जाती है, जैसे सिकल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्वेस्टिंग ये सिकल इक्विपमेंट से की जा रही है, ठीक है। या फिर हार्वेस्टिंग मशीन्स के थ्रू होती है, जिन्हें हम हार्वेस्टर कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद, क्रॉप्स कट हो जाने के बाद हम थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को सेपरेट करते हैं शैफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे थ्रेशिंग प्रोसेस होती है। इसको सिंपली ग्रेन्स को बीट किया जाता है, जिससे सीड्स हमारी रिमूव हो जाती हैं शैफ से। आज के टाइम पे हमारी मशीन यूज़ हो रही है, जिसे हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग दोनों ही हो जाती है। पहले क्रॉप्स कट हुई और यहाँ पे देखिए ये सीड्स रिमूव हो रही हैं शैफ से। अब थ्रेशिंग के टाइम सीड्स हमारी शैफ से निकल तो जाती है, बट अभी शैफ और सीड्स एक ही जगह कलेक्ट होते हैं ना, तो एक ही जगह मिक्सअप हो जाते हैं। तो विनोइंग प्रोसेस से हम अपने शैफ को और सीड्स को अलग करते हैं। अब हार्वेस्टिंग के बाद आती है कि क्रॉप्स की हम प्रॉपर स्टोरेज कैसे करते हैं। क्रॉप्स तो कट हो गए, बट अब स्टोरेज की बात करते हैं। तो अब हमारी क्रॉप्स प्रोड्यूस तो हो गई, हमें प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन अब उसकी प्रॉपर स्टोरेज की भी तो बात करेंगे। प्रॉपर स्टोरेज में क्या करेंगे? उसे मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना भी तो पड़ेगा, और जिसके लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ेगा उसका। जो हमारी फ्रेश क्रॉप होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको स्टोर करने से पहले हमें अपनी क्रॉप्स को अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा। तो इसको करने से हमारी जो क्रॉप है वो इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंजाई से बची रहती है। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए जूट बैग्स का यूज़ करते हैं, या फिर मेटालिक बिन्स का यूज़ करते हैं अपनी ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोर करने के लिए। अगर हम क्रॉप्स के लार्ज स्केल स्टोरेज की बात करें, कि अगर हम लार्ज स्केल पे उनका स्टोरेज कर रहे हैं, तो हम उसको साइलोस और ग्रेनरीज में उनका स्टोरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये साइलोस है, जिसमें हमने अपनी ग्रेन्स को स्टोर किया हुआ है। इससे क्या होता है? ये इंसेक्ट, पेस्ट इन सब से बची रहती है। अगर हम ग्रेनरीज की बात करें तो ये ग्रेनरीज है, जहाँ पे बहुत सारे जूट बैग्स में हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। अगर हम घरों की बात करें तो घर पे जो ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं ऐसे मेटालिक बिन्स में स्टोर किए जाते हैं, कुछ सूखी नीम की पत्तियों को रख के, जिससे उसमें इंसेक्ट्स वगैरह अटैक ना कर सकें। अगर हम बड़े बड़े गोडाउन्स की बात करें तो वहाँ बल्क अमाउंट में ग्रेन्स होता है, तो वहाँ पे हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं? हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए, जिससे वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचे रहें। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनसे हमें क्या क्या फूड्स मिलते हैं, तो आइए देखते हैं।
तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री है क्या एक्चुअली? ये ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें हम एनिमल्स को रेस करते हैं, कह लीजिए पालते हैं उनको, फॉर द मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो गाय से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। तो काऊ इज़ द सोर्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो अगर हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं और मुर्गी भी लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड लेते हैं। तो इनकी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? इनकी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग कहलाती है। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो इसकी फार्मिंग भी होती है, इसकी फार्मिंग को हम पिशी कल्चर कहते हैं। ये भी एक सोर्स है फूड का फॉर द नॉन वेजिटेरियंस। अगर अब हम शीप की बात करें तो इनके हेयर्स से हमें ऊन मिलती है, ठीक है। तो इसको भी लोग पालते हैं फॉर द वूल प्रोडक्शन। तो अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस डिफरेंट एनिमल्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड लेते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको ये समझ में आया हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज़।